अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और नए टॉपिक के साथ मैं हूं डॉक्टर हील और आप देखते हैं मेरा चैनल हेल्थ एजुकेशन एंड लर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एपिलेप्सी की हिस्ट्री टेकिंग के बारे में कि डायग्नोस्टिक अप्रोच कैसे अप्लाई की जाती है। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि औरा क्या होता है, सीजर्स और एपिलेप्सी में डिफरेंसेस क्या हैं, हिस्ट्री के 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स कौन से हैं जो आप डायग्नोसिस तक लेके जाएंगे, डिफरेंशियल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी वो क्या होते हैं, मोस्ट कॉमनली मिस डायग्नोसिस कौन कौन से हैं, रेड फ्लैग पॉइंटर्स जिन्हें मिस करना आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, और स्टेटस एपिलेप्टिकस क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑरा के बारे में। ऑरा कोई भी ऐसी फीलिंग को हम कहते हैं जो पेशेंट खुद तो एक्सपीरियंस कर रहा होता है लेकिन हम उसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसा कि पैरेस्थीसिया है, फ्लैश ऑफ लाइट है, पेशेंट को कोई स्मेल आ रही है, कोई साउंड सुनाई दे रहा है, माइक्रोप्सिया है, माइक्रोप्सिया मतलब चीज़ें छोटी बड़ी होती दिखाई दे रही हैं। इन फीलिंग्स को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। अब हम सीजर्स, एपिलेप्सी और स्टेटस एपिलेप्टिकस में छोटे से ओवरव्यू के बाद आगे बढ़ेंगे। सीजर्स एक ऐसी कन्वर्जन या एबनॉर्मल इवेंट को हम कह सकते हैं जो हमारे सेरिब्रल न्यूरॉन में पैरोक्सिस्मल डिस्चार्ज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से हुआ है जो कि एबनॉर्मली डिस्चार्ज होते हैं। जबकि एपिलेप्सी इसी सीजर्स का नाम हो सकता है। शर्त ये लगानी है साथ में, ये ज़रूरी है, पेशेंट को टेंडेंसी है कि उसे दोबारा सीजर्स होंगे। जबकि स्टेटस एपिलेप्टिकस एक कंडीशन है जिसमें एपिलेप्टिक अटैक होते हैं लेकिन पेशेंट फुली रिकवर नहीं होता तो उसे सेकेंड अटैक स्टार्ट हो जाता है और जिसके नतीजे में वो ज़्यादा देर तक अनकॉन्शियस रहता है। हिस्ट्री में आपके लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। उन 3 चीज़ों में पहली है कि अटैक से पहले पेशेंट किस कंडीशन में था, किस एनवायरनमेंट में था। नंबर 2 कि अटैक के दौरान जो कुछ हुआ, जिसने देखा, क्या वो ठीक से आपको डिस्क्राइब करता है और वही डिस्क्रिप्शन आपको डायग्नोसिस की तरफ लीड करेगी। और तीसरे नंबर पर है कि अटैक के बाद पेशेंट किस हालत में था और वो किस चीज़ को फेस कर रहा था। इसी के साथ साथ ऑनसेट, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी भी इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं जो आपको एटलीस्ट ट्रीटमेंट की तरफ लीड करेंगी कि ट्रीटमेंट हमें किस लेवल तक करना है। तो जब आप आई विटनेस से पूछ रहे होंगे कि अटैक से पहले, अटैक के दौरान और अटैक के बाद की सिचुएशन क्या थी, तो इस दौरान आपने इन पॉइंट्स पे गौर करना है कि टाइमिंग ऑफ द फिट्स क्या है, मेमोरी फॉर द फिट्स क्या है, ड्यूरेशन कितना था अटैक का, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स कौन से थे, एसोसिएटेड सिम्टम्स कौन सी थी। मिसाल के तौर पे बुखार है, सर दर्द है, इंटेलेक्ट डिस्टर्बेंसेस हैं, पैरालिसिस है, एंजाइटी है, रैश है। इसी तरह से आपने हिस्ट्री लेनी है, कोई हेड इंजरी तो नहीं थी, मेनिंजाइटिस की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, कानों से कुछ डिस्चार्ज तो नहीं होता है, फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है एपिलेप्सी की। इन सारे पॉइंट्स पे फोकस करना है। अगर आई विटनेस इनमें से कुछ पॉइंट्स का ना बता पाए तो फिर आपने इनको इंडिविजुअली क्वेश्चंस के तौर पे उनके सामने रखना है और उनसे इन सारी चीज़ों के आंसर्स लेने। तो अब हम बात करने लगे हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी के वो फैक्टर्स जिनकी बिना पर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब आई विटनेस अपनी डिस्क्रिप्शन दे रहा होगा या डिस्क्रिप्शन में मिसिंग पॉइंट्स को सवाल बना के हम प्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ग्रैंड माल जनरलाइज्ड टॉनिक क्लॉनिक एपिलेप्सी की। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ एपिलेप्सी है। इसके 3 फेजेस होते हैं जिसमें सबसे पहला फेज होता है टॉनिक फेज। उससे पहले ऑरा हो ना हो वो तो ऑब्वियसली जब पेशेंट खुद होश में आएगा तो वो बताएगा। तो टॉनिक फेज में ऐसा होता है जब ये शुरू होता है तो पूरी बॉडी के मसल कंट्रैक्ट करते हैं। सिमिलरली लंग्स जो होते हैं उनके मसल्स भी कंट्रैक्ट करते हैं, तो एक एक्सपिरेटरी साउंड क्रिएट होता है जो इस तरह का होता है।
जिसके साथ ही पेशेंट फॉल करता है, इंजरी के चांसेस होते हैं, सारी बॉडी रिजिड हो जाती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है और साइनोसिस हो सकता है। ये फेज़ तकरीबन 30 सेकंड के लिए कंटिन्यू रहता है। उसके बाद ये क्लोनिंग फेज़ में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें पेशेंट के बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जर्क्स लगते हैं, फ्लिंगिंग मूवमेंट्स होती हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। ये भी तकरीबन को 30 सेकंड का ही ड्यूरेशन होता है, जिसके बाद पेशेंट बिल्कुल रिलैक्स होके पोस्ट इक्टस स्टेट में चला जाता है, जो कंफ्यूजन से लेके डीप स्लीप तक हो सकती है। सेकेंड टाइप है हमारे पास मायोक्लोनिक जर्क्स या मायोक्लोनिक सीजर्स। इसमें क्या होता है, बॉडी में सडन ब्रीफ कंट्रैक्शंस होती हैं, मसल कंट्रैक्शंस होती हैं, जो सिर्फ हेड को भी इन्वॉल्व कर सकती हैं, लिम्स को इन्वॉल्व कर सकती हैं, पूरी बॉडी को इन्वॉल्व कर सकती हैं। लेकिन इसके साथ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस शर्त नहीं होती है, लेकिन एल्टर्ड सेंसोरियम अक्सर होता है। तो इसके बाद पोस्ट इक्टस स्टेट भी इतनी कोई प्रोमिनेंट नहीं होती है। तो इस जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं एब्सेंट सीजर्स के बारे में। एब्सेंट सीजर्स में जब अटैक होता है तो पेशेंट बैठे बैठे बिल्कुल एनवायरनमेंट से डिस्कनेक्ट हो जाता है। बॉडी में कोई कन्वल्जन्स नहीं होती हैं, लेकिन किसी किस्म का फेस एक्सप्रेशन भी नहीं होता है। पेशेंट की वेकेंट लुक होती है, एक्सप्रेशनलेस होता है, नॉन रिस्पॉन्डिंग होता है, अल्टर्ड सेंसोरियम होती है, लेकिन अल्टर्ड अवेयरनेस होती है, लेकिन कंप्लीट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं होती, कोई पोस्ट इक्टल स्टेट नहीं होती। जैसा कि आप ऑब्जर्व करेंगे, अभी इस गर्ल में एक अटैक है एब्सेंट सीजर्स का। इसी तरह से आप गौर करें इस बच्चे पे, इसका फेस बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस है, लेकिन जैसे ही अटैक खत्म होता है एक स्माइल लिप्स पे कंटिन्यू हो जाती है। आगे हम बात करते हैं एकाइनेटिक या एटोनिक सीजर्स की। एकाइनेटिक सीजर्स ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंट का पूरी बॉडी से सडन ट्रांजिएंट मोटर लॉस होता है, मोटर टोन खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी फ्लैसिड हो जाती है। अगर पेशेंट बैठा है तो हेड ड्रॉप मोस्ट कॉमन सिम्टम होगी, जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट स्टैंडिंग पोजीशन पे है तो वो एकदम से गिर जाएगा, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होगी, लेकिन सडन स्टैंड अप भी कर जाएगा। ठीक है, तो इसकी कोई पोस्ट इक्टल स्टेज नहीं होती है। ये गिवन वीडियो में आप देख सकते हैं, ये बच्चा सीट पे बैठा हुआ है, तो एकदम से इसको अटैक होता है तो हेड फॉल कर जाता है। लेकिन इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये बच्चा खेल रहा है, इसको एकाइनेटिक सीजर का अटैक होता है, ये गिरता है, लेकिन गिरने के फौरन बाद स्टैंड अप भी हो जाता है। नेक्स्ट है टेम्पोरल या साइकोमोटर एपिलेप्सी। इसके दो मेन कंपोनेंट हैं, ऑटोमेटिज्म और हेलुसिनेशन। ऑटोमेटिज्म का मतलब है ऑटोमेटिक मोटर एक्टिविटी, जिसमें लिप्स मैकिंग, मतलब जैसे कोई होंठों को चूस रहा होता है या होंठों को बार बार जुबान लगा रहा होता है, स्वेलविंग हो सकती है, वॉकिंग एमलेसली, लेकिन पेशेंट रिस्पॉन्डिंग नहीं होता है आपकी कमांड को इस सिचुएशन में। इसी तरह हेलुसिनेशन में विजुअल भी हो सकते हैं कि कुछ दिखाई देता है, कुछ सुनाई देता है, कोई स्मेल आ रही है जो किसी और को नहीं आ रही है, कोई जायका महसूस हो रहा है, इसी तरह से किसी जगह को पहली बार आया है लेकिन उसको फेमिलियर है उस जगह से, जिसे डेजा वू कहते हैं। इसी तरह से जामे वू है, माइक्रोप्सियम सब चीज़ें छोटी होती दिखाई दे रही है, मैक्रोप्सियम कुछ चीज़ें बड़ी होती दिखाई दे रही हैं। तो ये सब चीज़ें हेलुसिनेशन में शामिल हैं। जैक्सोनियन सीजर्स में टॉनिक या क्लोनिक फिट्स बॉडी के किसी एक पार्ट, लिम्ब या हाफ ऑफ द बॉडी में शुरू होते हैं और फिर स्लोली ये बाकी पार्ट ऑफ द बॉडी की तरफ स्प्रेड करते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं। ये जर्क्स एंगल ऑफ द माउथ, थंब और इंडेक्स फिंगर से शुरू होते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये किसी एक स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी से शुरू हुए हों और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लिम्ब, हाफ साइड ऑफ द बॉडी और इसी तरह से अगर पूरी बॉडी तक भी फैल जाए, तो ये जो आहिस्ता आहिस्ता इसका फैलना है और सारी बॉडी को या वन साइड ऑफ द बॉडी को इन्वॉल्व करना है, इसको हम कहते हैं मार्च ऑफ द सीजर्स।
आगे हमारा पॉइंट आ जाता है टोर्स पैरालिसिस। टोर्स पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट जर्क्स लगने के बाद अपने इन्वॉल्व्ड पार्ट को वीक महसूस करता है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ये पीरियड फिक्स नहीं होता है। इस कंडीशन को, इस कंटिन्यूस वीकनेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द नेम ऑफ टोर्स पैरालिसिस। फिर नेक्स्ट है हमारे पास एपिलेप्सिया पार्शियलिस कंटिन्यूआ। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जर्क्स यानी कि फिट्स फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यू रहते हैं और ये टाइम चंद मिनटों से लेके चंद घंटों और चंद घंटों से लेके चंद दिनों पर भी मुश्तमिल हो सकता है। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं एपिलेप्सी पार्शियलिस कंटिन्यूआ। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिस्टेरिकल फिट्स। ऐसे फिट्स जिसमें आपको पेशेंट डीप साइंग रेस्पिरेशन के साथ मिलेगा, लोअर जा स्पैज़म होगा, बोल नहीं सकेगा, जानबूझ के मुंह टेढ़ा करेगा। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ लम्हा ऐसा भी होगा जब वो अपने मुंह को, अपने जबड़े को नॉर्मल पोजीशन पर भी लेके आएगा। इसी तरह से जो जर्क्स होती हैं वो कोई रेगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं हो रही होती हैं और ये तब प्रेसिपिटेट कर जाती हैं। ये जर्क्स ज़्यादा तब होती हैं जब कोई क्लोज वन ऑब्जर्व, जैसा कि आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं कि इस लड़की को जब इसका रिलेटिव ऑब्जर्व कर रहा होता है, इसके साथ ही अटैक आना शुरू हो जाते हैं और ये अपने आप को पीछे गिराने की कोशिश करती है क्योंकि इसे पता है कि पीछे बेड है, सेफ साइड है। अब हम बात करते हैं रेड फ्लैग पॉइंटर्स की, ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स जिन्हें आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उनमें शामिल है एल्डरली पेशेंट है, पेशेंट कंटिन्यूसली हेडेक की कंप्लेन कर रहा है, कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी साथ में आ रही हैं, टैकीकार्डिया है, इर्रेगुलर पल्स है, फीवर है, इसी तरह से कोग्निटिव इम्पेयरमेंट है, कंफ्यूजन है जो ग्रेजुअली इंक्रीज होती चली जा रही है। और आखिर में डायग्नोसिस में मिस होने वाली मोस्ट कॉमन दो चीज़ें, कम्प्लेक्स पार्शियल सीजर्स। ऐसे सीजर्स जो पार्शियल के तौर पर स्टार्ट तो होती हैं लेकिन जब तक आपके सामने प्रेजेंट करती हैं वो ये कि आपको लगता है जैसे जनरलाइज टॉनिक क्लोनिक सीजर्स हैं। इसी तरह से टॉनिक क्लोनिक सीजर्स के कुछ वेरिएंट्स हैं, जैसे सिर्फ टॉनिक सीजर्स है, सिर्फ क्लोनिक सीजर्स है, एटॉनिक सीजर्स है। ये वेरिएंट्स जो हैं इनको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेशेंट और अटेंडेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है।